नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज राजस्थान जियोग्राफी की हमारी पहली क्लास है और आज से हम राजस्थान जियोग्राफी को लेकर काफ़ी डिटेल में थ्योरेटिकल हमारी क्लासें होंगी। सारी क्लासें रीट जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको लेकर ये क्लासें हैं। सिलेबस के अनुसार चलेंगे। हर एक पॉइंट के बाद अगला पॉइंट जो सिलेबस में दे रखा है उसी के साथ हम तैयारी करेंगे। हमारी पहली क्लास में राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, रीट सिलेबस में पहला ही पॉइंट यही है। उसी को लेकर हम शुरुआत करेंगे। कैसे पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं, किस प्रकार हमने आंकड़े जुटाए हैं, किस प्रकार हमारा कंटेंट है, आपको ये हमारी पहली क्लास में सब समझ में आ जाएगा। जिस तरह से हम ये क्लास लेने वाले हैं, काफ़ी मेहनत की है हमारी टीम ने इस जानकारी को इकट्ठा करने में, बनाने में टाइम भी लिया है। तो पूरी क्लास को देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अब तक हो सकता है कि आपने इन चीज़ों को सोचा भी नहीं होगा। वो सारी चीज़ें थ्योरी के साथ राजस्थान जियोग्राफी में जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है उसको लेकर हम आपके सामने रखने वाले हैं। हमारी पहली क्लास बेस होगी अ, भौगोलिक स्वरूप के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्लास से हम एक एक भौगोलिक प्रदेश को हम देखेंगे और समझेंगे। लेकिन हमारी पहली क्लास ये भौगोलिक प्रदेश राजस्थान में क्यों बने, पहले इनकी स्थिति कैसी थी और किस प्रकार इनका निर्माण होता गया, कौन सा क्रम में पहले आया, बाद में आया, क्षेत्रफल किस प्रकार इनका बढ़ने लगा, घटने लगा, ये सारी चीज़ें। और अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो उसके बाद राजस्थान जियोग्राफी जब आंकड़ों के हिसाब से हम देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान होने लगती है। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, पहला पॉइंट। और सिलेबस में भी पहली बात यही है कि जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है वो किस प्रकार है। उसके बाद नदियाँ, झीलें, उनके संरक्षण की विधियाँ, वन जो भी है उसके बाद है। क्योंकि एक भूभाग हमारे सामने होगा तभी तो हम उसके ऊपर दूसरी चीज़ों को पढ़ेंगे। हम पहले अफवाह तंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, पहले भूभाग ही पढ़ेंगे। उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा भूभाग है, इसके कारण वहाँ पे इस प्रकार की नदियाँ हमको मिलती है। जैसे जैसलमेर में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ मिलेगी, मैदानी भागों में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ नहीं मिलेगी, मिलेगी तो काफ़ी कम मिलेगी। अरावली जैसे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से नदियों का उद्गम होगा। हाड़ौती का जो पठार है वहाँ से नदियों का उद्गम होगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है, माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, राजस्थान में ये महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसे शब्द हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे एग्जाम की तैयारी को लेकर। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जब इस दुनिया का उद्गम हुआ या पृथ्वी बनी, उससे पहले एक थ्योरी चलती है। दो चीज़ों में हम उसको समझ सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी और प्री बिग बैंग थ्योरी। विस्फोट और महाविस्फोट, इसको लेकर बात की जाती है। हमारे जन्म, जीवन, जिस प्रकार एक इंसान का जन्म होता है, जीवन होता है, उसी प्रकार पेड़ों का, जानवरों का, कीड़ों का होता रहा है और ये चक्र चलता रहा है। एक के जाने के बाद दूसरी प्रजाति आती है, जैसे कि डायनासोर के जाने के बाद हम लोग वहाँ पे रहने लगे, होमो सेपियंस, ठीक है, बंदर, हम, ये सारी चीज़ें बाद में आने लगी। डायनासोर अगर नहीं जाते तो उनके आतंक और जो उनका खाना हम बन रहे थे, जो पेड़ पौधे थे, वनस्पतियाँ था, छोटे छोटे जो जानवर थे, तो वो कभी दूसरी प्रजाति को नहीं आने देते। तो ये जो चक्र है चलता रहा है जीवन, और निरंतर जब इंसान खत्म होंगे तो कोई नई प्रजाति आएगी जो हमसे ज़्यादा ताकतवर होगी या जब जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। ये निरंतर जीवन की प्रक्रियाएं चलती रही। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बिंदु के रूप में, एक डॉट के रूप में हमारे सामने हमारे सूरज, चांद, पृथ्वी, ग्रह, पिंड, पत्थर, हवा, गैस सब एक डॉट के रूप में थे। डॉट भी कितना छोटा, ये भी बड़ा बन गया होगा, इससे भी छोटा। ये कहा जाता है, ये थ्योरी दी जाती है कि इस तरह की चीज़ें पहले हुआ करती थी। एक ही डॉट के अंदर सब कुछ था। फिर जो हम महाविस्फोट, विस्थापन कहते हैं कि चीज़ें दूर दूर जाने लगी, एक ही जगह की चीज़ें फैलने लगी, उनका विस्थापन होने लगा, वो दूर जाने लगी। अब इसके अंदर काफ़ी सारी थ्योरियाँ दी गई, काफ़ी सारे सिद्धांत दिए गए हैं।
ब्रह्मांड को लेकर अलग अलग बातें कही गई है कि एक ब्रह्मांड ऐसा होता है हमारे सामने, जो हम सोचते हैं वही हमारे लिए ब्रह्मांड बन जाता है। काफ़ी सारे ऐसे भी बातें की गई है कि जैसा अभी है वैसा ही ब्रह्मांड था, कोई छोटा डॉट नहीं था, कोई बड़ा डॉट नहीं था। ये सारी बातें की जाती है, लेकिन सच क्या है वो किसी को नहीं पता है। तो हमने क्या किया कि जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हाँ सच हो सकते हैं, हमने उनको निकाल के सामने रखा। और उनमें से हमने एक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट विस्थापन का सिद्धांत हमने लिया और हमने ये माना कि पहले जो ब्रह्मांड था हमारा एक डॉट के रूप में था, और जिस प्रकार हम गुब्बारे को फुलाते हैं और गुब्बारा फूलता जाता है। अब एक गुब्बारे के ऊपर आप डॉट बना दो कई सारे, जैसे कि छोटा सा गुब्बारा है जो भी आपने फुलाया नहीं है, इसके ऊपर कई सारे आप डॉट बना दोगे, पास में कई सारे डॉट बना दोगे। जब ये गुब्बारा फूल जाएगा तो यही डॉट दूर दूर हो जाएंगे। तो यही सिद्धांत और थ्योरी दी जाती है कि जब जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलने लगा, जैसे जैसे आकाश गंगाएं बनने लगी, सूरज बनने लगे, हर एक ग्रह के लिए अपने अलग सूरज बनने लगे, तो ये सारी जो प्रोसेस हुई ये इसी प्रकार एक गुब्बारे के फूलने के रूप में हमारे सामने होने लगी। और इसी में एक ग्रह हमारा पृथ्वी भी बना। धूल से, गैसों से, बादलों से, धूल के बादल कहा जाता है। आज भी आपके पास आसपास जो धूल उड़ती है वो भी बादल ही है। 3 प्रकार के बादल होते हैं, 0 से 2000, 2000 से 6000, 6000 से फिर अनंत, तो जहाँ तक हो सकते हैं वहाँ तक चलते रहते हैं। तभी तो 2000 से 6000 राजस्थान में 1722 मीटर की गुरु शिखर हमको मिलता है। वहाँ पे बर्फ गिरने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे दूसरे प्रकार का बादल बनता है, और वो बादल ऐसे होते हैं जहाँ पे बर्फ भी गिर सकती है और बारिश भी हो सकती है। 6000 मीटर से ऊपर बारिश हो ही नहीं सकती है। हिमालय हमारा, माउंट एवरेस्ट, जो ये चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची, जहाँ बर्फ ही रहती है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग बादल हमको बताए गए हैं। उनका कारण क्या है? उनका कारण यही है, तापमान, जलवायु, बादल। तो ये धूल की जो बादल, तो काफी स्पीड से पृथ्वी घूम रही थी, इतनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही थी पहले, जब शुरुआत में पृथ्वी बनी थी तो उसकी स्पीड इतनी तेज थी घूमने की। अभी कितने घंटे का दिन होता है? अभी 24 घंटे का दिन होता है ना हमारे, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। शुरुआत में ये 3 या 4 दिन की थी, सॉरी 3 या 4 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती थी पृथ्वी। तो आप मान के चलिए कि कितनी तेज गति थी उसकी। मतलब अभी जो घूम रही है उसकी 3 या 4 गुना तेज घूम रही थी, ठीक है। तो इतनी तेज घूम रही थी। अब जितनी तेज वस्तु घूमेगी, आपने लकड़ी ली होगी कभी और चाकू लिया होगा और आपने उसको काटने लगे हो, जब आपने स्पीड बढ़ाई ना काटने की, तो चाकू गर्म होने लगा। तो जो पृथ्वी घूम रही है तेज, उसकी स्पीड अगर ज़्यादा तेज है घूमने की, तो मुझे बताइए वो ज़्यादा गर्म होगी कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी शुरुआत में, ऐसे ही देखो निकाले जाते हैं एग्जाम्पल, ऐसे ही थ्योरियाँ दी जाती है। हम उस वक्त तो कोई था नहीं जो ये एग्जैक्टली बता सके कि हाँ ऐसे ही थी, लेकिन ज़्यादा तेज घूम रही है मतलब पृथ्वी आग का गोला थी, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं हुई होगी, कहते हैं कि जलवायु चेंज हुए वैश्विक स्तर पर, और काफ़ी सारी चीज़ें, जब एक छोटी सी चीज़ है, आपने कागज़ लिए, कई सारे कागज़ लिए, जब आपने उनको दबाने की कोशिश की तो वो आसानी से वो दबने लगे कागज़। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो सारे इकट्ठे हो गए और फिर आपने जब उनको दबाने की कोशिश की तो वो नहीं दबे, वो स्थिर हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो घनत्व था वो पैक हो गया पूरा, और सारी पावर इकट्ठी कहाँ पे हो गई? सारे कागजों की पावर इकट्ठी कहाँ पे हो गई? वो एक जगह इकट्ठी हो गई। जब सारी पावर एक जगह इकट्ठी हो गई तो फिर वो नहीं दब रहे थे। जब वो दूर दूर थे तो उनकी पावर बिखरी हुई थी, तो आसानी से आपने उनको दबा दिया। यही होता है महाविस्फोट, बिग बैंग थ्योरी। जब चीजें पास पास थी तो हिलने की भी जगह नहीं थी, जब वो दूर दूर जाने लगी तो मौज उड़ाने लगी, घूमने लगी, खेलने लगी, ये सारी चीजें होने लगी। जब चीजें दूर होने लगी तो जो ऊर्जा थी, ऊर्जा भी तो फैलने लगी ना अपने आसपास। पहले जो एक सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी थी, वो जब दूर होने लगी तो ऊर्जा कम होने लगी। तो यही कारण हो सकता है पृथ्वी के ठंडा होने का। और जब पृथ्वी ठंडा होने लगी, ऊर्जा कम होने लगी, घूमने की गति कम होने लगी, तो ये 3 घंटे का, 4 घंटे का दिन था, ये 24 घंटे का दिन हो गया, एक दिन। इस तरह चीजें हमारे सामने आने लगी। हमको तो बात करनी है राजस्थान को लेकर कि राजस्थान में किस प्रकार की स्थितियां बनी।
और हम पेंजिया की बात इसलिए कर रहे हैं, अभी पृथ्वी की बात इसलिए कर रहे हैं हम, एक टुकड़े मतलब जब जल बना, जब जल का आविष्कार हुआ इस पृथ्वी पर, आविष्कार क्या मतलब कि गैसों के माध्यम से जल का निर्माण जब हुआ इस पृथ्वी पर, तब हमारी पृथ्वी पर एक चट्टानी टुकड़ा था, ठीक है, काफी बड़ा, जो हमारी पृथ्वी है, और वो चट्टानी टुकड़ा टूटता है तो जो जल पृथ्वी के चारों ओर था वो पृथ्वी के बीच में फैलने लगा। मान लो कि हमारी ये पृथ्वी है गोलाकार, बीच में पहले एक टुकड़ा था जो बीच से टूट के अलग हो गया, तो ये जो जल यहाँ पे फैला हुआ था, ये जल बीच में पृथ्वी में आने लगा और घूमने लगा, और जो पेंजिया के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड, दो प्लेटें अलग होती है। और जो भारतीय इंडियन प्लेट जो हम कहते हैं, यहाँ पे याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये इस हिस्से में हम थे, गोंडवाना लैंड जिसको कहा जाता है, इस हिस्से में हम थे, और ये प्लेट नीचे की तरफ गति करने लगी, ये प्लेट ऊपर की तरफ गति करने लगी, और बाद में आगे चलकर ये प्लेटें यहाँ से टूटने लगी। हमें समझने वाली जरूरत है यहाँ पे, जब पेंजिया हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और हमारी पृथ्वी पे जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, बर्फ जमने लगी, तब जीवन का कुछ समय बाद जीवन का निर्माण भी पृथ्वी पर होने लगा। अब देखो, पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हो रहा है तो पृथ्वी पर कोई तो ऐसी हलचल हुई होगी जिसके कारण जो स्थितियां बर्फीली हो गई थी, पूरा बर्फ का गोला बन गया था पृथ्वी, वो पिघला होगा, तभी तो वहां पे जीवन है। ज्यादा आग हो तो भी जीवन नहीं पनप सकता है, और ज्यादा बर्फ हो तो भी जीवन नहीं पनप सकता है, तो कुछ ऐसी हलचलें हुई होगी जब पेंजिया था, और जब पेंजिया दो भागों में नहीं टूटा था उससे पहले ही पृथ्वी में काफी सारी दरारें उसकी परपट्टी में पड़ने लगी थी। तीन चीजें होती है, क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, और एक होता है कोर। कोर जो होता है वो पृथ्वी का त्रिज्या मान लो, मतलब बीच का हिस्सा, बिल्कुल बीचों बीच, ऊपर से बीचों बीच नहीं, अंदर से बीचों बीच, ठीक है। उसके बाद मेंटल, और उसके बाद क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है ना, इसी को कहते हैं परपट्टी, हमारी परपट्टी पृथ्वी की, और यही परपट्टी ज्वालामुखी, जो लिक्विड चीजें होती है वो यहाँ पे होती है, जो लिक्विड चीजें होती है वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। ये चीजें काफी ठोस होती है, और ये ऊपर की परपट्टी होती है, क्रस्ट, ठीक है। तो इस मेंटल से ही ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, निकलना, ज्वालामुखी आते हैं, गर्मी, ठीक है, भाप निकलना, सारी चीजें। लेकिन क्या आपने नहीं देखा है क्या कि थोड़ा सा ज्यादा खड्डा खोदेंगे तो अंदर से भाप निकलेगी, गर्म गर्म चीजें निकलने लगेगी। तो किसी चीज पे ज्यादा घनत्व पड़ रहा है ना, तो वो चीजें ज्यादा मतलब कि पावरफुल हो जाती है, उनमें एनर्जी होती है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है किसी भी पृथ्वी के निर्माण को लेकर। हम बात कर रहे थे राजस्थान में, ठीक है, अरावली को लेकर। शुरुआत में जो निर्माण होगा ना हमारा राजस्थान के अंदर, शुरुआत में जो निर्माण होगा वो अरावली का होगा। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ राजस्थान के अंदर, तो किसका होगा, अरावली का निर्माण होगा। और उसी को लेकर हमने इन तीन चीजों की बात की। पेंजिया से पहले अरावली बन चुकी थी, पृथ्वी पर कुछ हलचलें हुई, उनके कारण पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने लगी। जीवन की शुरुआत के समय ही वो काल था प्री कैम्ब्रियन काल, कैम्ब्रियन काल। ये प्री कैम्ब्रियन काल अरावली के निर्माण का काल भी माना जाता है, ध्यान रखना। 2000 से 600 मिलियन, और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख साल पहले, तो आप अंदाजा लगा लेना कितने साल पहले। ये प्री कैम्ब्रियन काल के समय ही हमारे किसका निर्माण हुआ था, अरावली का निर्माण हुआ। हमको ये नहीं अभी हमको ये नहीं देखना है कि 35 सागर कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो बात की बात है, वो अपने आप हमारे सामने आने लगी थी चीजें। हमको बात करनी थी कि हमारे सामने सबसे पहले राजस्थान में कौन सा भूभाग था
जो राजस्थान की धरती पे आया था वो कौन सा था? अरावली पर्वतमाला। दो प्लेटों के आपस में टकराने से एक पर्वतमाला ऊपर उठ गई, उस पर्वतमाला को हमने क्या नाम दिया? अरावली पर्वतमाला। अब सब चीजें भूल जाइए, आप याद रखिए कि जो पृथ्वी है वही हमारा राजस्थान है और हम इसको गोलेकार रूप में बना देते हैं। ये जो गोला है यही हमारी पृथ्वी है। अब हमारी पृथ्वी, हमारा राजस्थान शुरुआत में किस प्रकार था? आप क्या बताओगे? मुझे बताओ। आज हमारी जो अरावली है वो किस प्रकार की है? क्या आज हमारी अरावली अवशेष मात्र है, या जैसी अरावली शुरुआत में थी वैसी ही है? हमारी अरावली वर्तमान में सिर्फ अवशेष मात्र है और वो इस प्रकार है, इस प्रकार है हमारे अरावली। अभी ये जो हिस्सा बीचों बीच है ये अजमेर है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर जो जिले हैं और इधर जो जिले हैं ये अरावली। लेकिन शुरुआत में हमारे अरावली का जो हिस्सा था वो इस प्रकार नहीं था। हमारी अरावली हिमालय से भी बड़ी थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में जो अरावली की स्थिति थी वो हिमालय से बड़ी थी। अगर अरावली हिमालय से बड़ी थी तो ध्यान रखना कि उसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी। हो सकता है कि अरावली की स्थिति राजस्थान में इस प्रकार हो सकता है, और ये होगा, ये हुआ होगा कि राजस्थान में, तभी तो जैसलमेर के अंदर हमको जो खारे पानी की झीलें मिलती है वो बेसिन मिलते हैं हमको। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुए, मानसून जो था वो कम होने लगा, वैश्विक स्तर पे गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने के कारण वहाँ पे जो जल का स्रोत था वो कम होने लगा और झीलें सूखने लगी। जो नदियाँ थी उनके बेसिन सूखने लगे। बेसिन सूखने के कारण, और वहाँ पे जो तैतीस सागर का, आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो तैतीस सागर का जो अवशेष था वो तैतीस सागर जब सूखने लगा और जब हमें हिमालय का निर्माण होने लगा तब कुछ नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां बन गई और उनके ऊपर धूल उड़ती रही और रेत बिछती रही। कहीं कहीं जहाँ पे बेसिन थे वहाँ पे झीलें छूट गई, लेकिन वहाँ पे पानी कहाँ है? पानी तो खत्म हो गया। वहाँ पे पानी खत्म होने के कारण जो तैतीस सागर का नमक था वो नमक वहीं रह गया। नमक नहीं, कहीं नहीं जाता है, नमक नहीं उड़ता है, नमक रह गया वहीं। आज भी जब बारिश होती है कहीं से पानी वहाँ पे आता है झीलों में तो खारा होता है। कारण क्या है? क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा है वहाँ। ठीक है, तो इस तरह की स्थितियां बनती है। तो अरावली की जो स्थिति यहाँ पे है राजस्थान के अंदर ये है। अब ध्यान से समझना, यहीं से शुरू होती है राजस्थान में जो भौगोलिक स्वरूप है, जो भौगोलिक भूभाग है, वो हमको भारत का नहीं पढ़ना है, हमको अफ्रीकन प्लेट से अलग होना, इन पे ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान देना है राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, शुरू से लगाकर अब तक क्या हो रहा है उसको लेकर। यहां तक अरावली थी, आगे क्यों नहीं थी? क्योंकि हमको यहाँ पे एक नदी मिलती है, वो नदी है घग्गर नदी। अभी नहीं है ये, अभी तो ये मृत नदी है, नालों के रूप में दिख जाती है, कभी कभी बाढ़ ला देती है, कभी गायब हो जाती है, इस प्रकार है अभी तो। लेकिन पहले ये नदी काफी ज्यादा बड़ी थी और काफी सहायक नदियां इसकी थी। एक नदी हमको और मिलती है, वो है जो पाकिस्तान के अंदर निकलती है नदी, जो हिमालय से होके आती है। सिंधु नदी काफी सारा पानी लेके आती है। वो इसकी स्थिति यहाँ पे पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में, और ये घग्गर नदी। इन दोनों नदियों के बीच का हिस्सा है राजस्थान का शुष्क मैदान। इन दोनों नदियों के बीच का हिस्सा राजस्थान का शुष्क मरुस्थल, जो वर्तमान में मरुस्थल है। अब आप सोचिए, इधर इतनी बड़ी नदी, इधर इतनी बड़ी नदी, बीच का हिस्सा है, क्या जंगल नहीं होगा? या जंगल होगा। और यहाँ तक फैली हुई हमारी अरावली, जो अर्धशुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। हमको पहाड़ियां मिलती है और पहाड़ियों होने के कारण ही हमको यहाँ पे समकोण टीले मिलते हैं। उन समकोण टीलों को हम क्या कहते हैं? कमेंट में आप आंसर जरूर देना, क्योंकि हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लास में जो समकोण, जो बालू का स्तूप बनते हैं, उनकी बात करने वाला है। ध्यान रखना, अर्धशुष्क मरुस्थल में बनते हैं वो। कारण क्या है? अरावली की पहाड़ियां यहाँ पे भी थी। अरावली तो अवशेष के रूप में रह गई, लेकिन वो पहाड़ियां रह गई। जब भी हवा चलती है वो पहाड़ियां आ जाती है अवरोध में, और वहां पे समकोण रूप में क्या बनते हैं? बालू का स्तूप बनते हैं।
तो किन क्षेत्रों में बनेंगे? अर्धशुष्क मरुस्थल में बनेंगे। अब जिले आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी आसान हो गया है कि अर्ध समकोण जो मिलते हैं, काफ़ी हर एक टिल्ले की अलग कहानी है, काफ़ी अच्छे से हम समझेंगे। अरावली यहाँ तक फैली थी घग्गर नदी थी। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के अंदर बनने वाले भौगोलिक प्रदेश क्रम वाइज जमाइए काल क्रम के अनुसार। क्या दोगे आंसर? सबसे पहले मैदान बनेंगे, मरुस्थल बनेगा, पर्वत बनेंगे, क्या बनेगा? राजस्थान में तो तीन ही मिलते हैं, मैदान, पर्वतमाला और मैदान की शुरुआत में हमको नहीं मिलता, इसको भी समझ लो। ये जो हिस्सा है अरावली का, हमने आधे से ज्यादा राजस्थान पे अरावली को ले लिया है। तो आप सोचिए, इधर जो मैदानी भाग है वो आपको दिख रहा है क्या? इधर आपको हाड़ौती का पठार दिखेगा। मैप को लाइए दिमाग के अंदर। राजस्थान में चार हिस्से बनते हैं, मरुस्थल, अरावली, मैदानी भाग, हाड़ौती का पठार। लेकिन मैदानी भाग तो है ही नहीं, कहाँ गया? अरावली है वहां पे, तो मैदानी भाग कहाँ है ही नहीं, बना ही नहीं। अब बनेगा वो हाड़ौती का पठार। शुरुआत में सबसे पहले कौन से काल का निर्माण होगा? अरावली का निर्माण होगा। उसके बाद किसका निर्माण होगा? हाड़ौती के पठार का निर्माण होगा, क्योंकि विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। और जब प्लेटें टकरा के अरावली का निर्माण कर रही थी, तो उसके लाखों सालों बाद हाड़ौती के पठार का भी, मतलब कि विंध्याचल श्रेणी का भी निर्माण कर दिया गया। और उसके बाद जब ये पठार टकराता है, हिमालय बनता है, और हिमालय के बनने के बाद जब राजस्थान, दक्षिण हिस्सा राजस्थान होता है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत का उत्तरी भाग राजस्थान जब बनता है, और राजस्थान पे जब मैदान का निर्माण हो रहा होता है, उस वक्त विंध्याचल कगार भूमि से लावा निकलता है, और वो लावा कहाँ पे? हाड़ौती के पठार में फैल जाता है। ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ? अब यहाँ पे ध्यान रखना, रटने की आवश्यकता नहीं है, चीज को अच्छे से समझना। सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ, उसके बाद हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ, क्योंकि सबसे पहले किसी भूभाग में पहाड़ों के निर्माण होंगे, तभी मिट्टी बह बह के आएगी और मैदानों का निर्माण करेगी। उसके बाद निर्माण किसका होगा? तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमको कहा जाता है कि मरुस्थली जो है, सबसे नवीनतम प्रक्रिया है राजस्थान की। लेकिन मरुस्थल का निर्माण और मैदानी भाग का निर्माण मैं कहूँ एक ही साथ हुआ है, तो और एक ही साथ हुआ है। मरुस्थल का निर्माण बाद में हुआ है, लेकिन मरुस्थल जो है उस मैदान का निर्माण मैदानी भाग के साथ ही हुआ है। समझना यहाँ पे। अब हम इसको मिटाते हैं और एक काल्पनिक मैप राजस्थान का हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने काफी कुछ समझ लिया है अरावली को लेकर। देखो, हमने देखा कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी, वो राजस्थान के इस हिस्से में गुजरती है। हमने कहा कि एक घग्गर नदी है जो भी राजस्थान के इस हिस्से में गुजरती है। हो सकता है कि ये नदी कभी सिंधु की सहायक रही हो या नहीं रही हो, काल्पनिक है, हम कह देते हैं कि सहायक रही है, ठीक है। यहाँ पे हमको मरुस्थल देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआत में मरुस्थल था ही नहीं, हमने भी आपको बता दिया और अच्छे से समझ लिया कि मरुस्थल नहीं था। लेकिन ये मरुस्थल आया कहाँ से? उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला थी, जो काफी बड़े हिस्से में यहाँ पे फैली हुई थी। लेकिन मैदानी भाग नहीं था, लेकिन राजस्थान में मैदानी भाग है। मैदानी भाग कहाँ से आया जब था ही नहीं? तो उसके बाद हमने देखा कि हाड़ौती का पठार। इसको समझने के लिए हमको दो प्लेटों को देखना पड़ेगा, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। एक प्लेट एशियाई प्लेट और एक प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा अफ्रीकन प्लेट। जब शुरुआत में जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, उसका हिस्सा दक्षिण में एक प्लेट थी, अफ्रीकन प्लेट, उसका हिस्सा था। कुछ हलचल हुई, हलचल होने के कारण वो भूभाग टूटता है और टूटकर अलग होता है। जब भूभाग टूटकर अलग हुआ, तो जो भारत है हमारा, ये हिस्सा जब टूटकर अफ्रीकन प्लेट से अलग होता है, तब एक हलचल यहां पे भी होती है। यहाँ पे जो हलचल होती है, यहाँ पे गहरी खाई बन जाती है।
और यहाँ से विंध्याचल जो कगार भूमि है वो अलग हो जाती है और अरावली पर्वतमाला है ये अलग हो जाती है। दो पहाड़ों को आपने देखा होगा जो आपस में पास पास होते हैं, लेकिन जब पृथ्वी के अंदर हलचल हुई, पृथ्वी के अंदर जब हलचल हुई, मान लो ये अरावली है और ये विंध्याचल है, पृथ्वी के अंदर जब हलचल हुई तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हिस्सा गहरा हो गया, गहरा हो गया, इधर रह गई विंध्याचल श्रेणी, इधर अरावली पर्वतमाला, और बाद में आगे चलकर ये हिस्सा भर गया। लेकिन ये हिस्सा भरा कहां से? तो जो अफ्रीकन प्लेट अलग होती है किससे? अफ्रीका से, और कहां पे जाके टकराती? एशियन प्लेट से, मतलब कि चाइना के जो नीचे का हिस्सा है वो, तो वहां से जाके टकराई और वहां पे हिमालय का निर्माण हुआ। वो बार बार टकराती रही, बार बार हिमालय का निर्माण होता रहा। इसी प्रकार तो हमारे सामने 4-5 हिमालय आते हैं, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तरी हिमालय। हिमालय अलग अलग प्रकार के क्यों आए? इनका कारण था कि वो प्लेट एक बार नहीं टकराई, वो बार बार वहां पे टकराती रही और हिमालय की स्थिति और ऊपर उठती रही। बाकी तो हिमालय अवशेष के रूप में आने लग जाता अभी हमारे सामने, लेकिन बार बार टकराने के कारण हिमालय की स्थिति अभी भी और ऊपर उठ रही है। तो ये बनी। तो हिमालय के टकराने के बाद जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी का पानी यहाँ पे पहुंचने लगा, इस हिस्से में पहुंचने लगा। जो राजस्थान के अंदर जो इधर जाने वाला पानी था वो पानी भी किधर पहुंचने लगा? इधर। कारण क्या है? यहाँ पे खाई बनने के कारण जो ढाल था वो ढाल इधर हो गया राजस्थान का। तो काफी सारी नदियां अरावली पर्वतमाला से पानी जो इधर ले जा रही थी वो नदियां पानी अपना इधर ले जाने लग गई यहाँ से। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, इधर पंजाब, तो जहां पे भी समतल मैदान मिला वो ढाल इधर होने लग गया। ऐसी स्थिति राजस्थान में बनने लगी। अब बात करनी है 33 सागर को लेकर। जो हमने भारत अभी बनाया, ये प्रायद्वीपीय भारत जो पूरा टूट के कहां पे किससे अलग हुआ? ये अलग हुआ अफ्रीका से। लेकिन ये जो आगे जाके किसी प्लेट से टकराएगा तो उसके बीच का जो पानी है वो कहां पे जाएगा? ये पानी जब दो प्लेटें टकराए ये पानी फैल गया और जो हिस्सा था वो हिस्सा रह गया और उसके अंदर जो बची रेत थी वो रेत रह गई। तो जहां पे भी खाइयां थी उन खाइयों को भर दिया कहां पे? और मैदान में तब्दील कर दिया काफी सारे। तो इधर तो हमारा जो भी मरुस्थल है वो क्षेत्र है और इधर जो हमारा मैदानी भाग है वो है, मतलब ये मैदानी भाग और हमारा ये मरुस्थल। पहले जंगल हुआ करता था, 33 सागर टकराने के बाद जंगल था, गगर गगर नदी निकलती थी, लेकिन बाद में प्लेस्टी प्लेस्टोसाइन प्लेस्टो प्लेस्टोसीन युग आया था, मेसोजोइक युग, प्लेस्टोसीन। तो उसके अंदर जलवायु परिवर्तन हुए, ठीक है, वैश्विक स्तर पे गर्मी बढ़ने लगी, मानसून जो प्रक्रियाएं थी वो कमजोर पड़ने लगी। तो उसके कारण ऐसे स्थान थे जहाँ पे बर्फ पिघलती नहीं थी, वहाँ पे बर्फ पिघलने लगी। ऐसे स्थान थे जैसे कि यहाँ पे मरुस्थल जैसे स्थान जहाँ पे जंगल हुआ करते थे वो सूखने लगे पानी के लिए। जैसे गगर नदियाँ जैसी थी वो नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बन गई जो 12 मासी बहती थी नदियाँ, ऐसी स्थिति बनने लगी। ये स्थिति हमारे सामने राजस्थान के भूभाग को लेकर बनी और इस प्रकार राजस्थान के कालक्रम के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती का पठार, उसके बाद मैदानी भाग और उसके बाद मरुस्थल। मैदानी भाग और मरुस्थल का निर्माण साथ में हुआ, लेकिन ध्यान रखना कि मैदानी जो भाग है उसको पहले माना जाएगा, मरुस्थल को बाद में, क्योंकि जंगल तो साथ में बने लेकिन वैश्विक स्तर पर गर्मी बढ़ने के कारण मरुस्थल का जो निर्माण है वो काफी नवीन माना जाता है। ये लगभग मानव की उत्पत्ति के अनुसार ही इस मरुस्थल का निर्माण माना जाता है कि जब मानव थे शुरुआत में तो कटाव भी यहाँ पे काफी सारा किया गया, गर्मी भी यहाँ पे बढ़ने लगी, उसके कारण यहाँ पे मरुस्थल में तब्दील हो गया। अब हम एक एक भाग को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है कि जो हमारा राजस्थान है, ये जो हमारा राजस्थान है इसमें क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो देखो, अरावली तो अवशेष रूप मात्र में अवशेष के रूप में रह गई। हाड़ौती का पठार काफी कम है राजस्थान, क्योंकि एमपी में विद्यालय श्रेणी ज्यादा है। मैदानी जो भाग है, मैदान बने यहाँ पे, जो मैदानी भाग हमारा बना और जो मैदानी भाग का निर्माण जो हुआ उसके कारण यहाँ पे जनसंख्या राजस्थान में काफी ज्यादा बढ़ गई।
60%, 61.11% क्षेत्रफल मरुस्थल का है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या 40% ही निवास करती है, मतलब कि जितना एरिया उससे भी कम। मैदानी भाग 23% क्षेत्रफल रखता है, लेकिन 39% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे। 6.89% क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं 6.89% बोल रहा हूँ, बाकी लगभग 7% बोला जाता है। एक एग्जाम में 9% मान लिया गया था यहाँ पे, क्या सोच के माना था पता नहीं। हाड़ौती का पठार 10%, 11% जनसंख्या निवास करती है हाड़ौती के पठार में। ये इतना ऊंचा नहीं है, 500-600 मीटर की ऊंचाई रखता है, इसलिए ज्यादा जनसंख्या आप निवास कर सकती है। अरावली 9% जनसंख्या 9% हिस्सा रखता है, लेकिन 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अरावली काफी ऊंचा क्षेत्र है, सीढ़ी नुमा खेती होती है, लोग काफी कम रहते हैं। 500-600 मीटर पे एक घर बना हुआ है यहाँ पे अरावली में। अगर हम क्षेत्रों को देखेंगे तो जहाँ पे समतल दिखता है वहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती होती है, वहाँ पे खेतों काफी घर काफी दूर दूर है, जनसंख्या काफी कम मिलती है अरावली के अंदर, ये ऐसी स्थिति बनती है। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखेंगे, एरिया के अनुसार हम देखेंगे, लोगों के जीवन के अनुसार अगर हम देखेंगे, तो इस प्रकार की स्थिति हमको मिलती है राजस्थान में। उसके बाद अगर बारिश की बात भी कर लें यहाँ पे, तो भरूस्थल के अंदर सबसे कम बारिश होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हवा गर्म होती है, ठीक है। और अरावली जैसा इस तरह है अरावली, तो यहाँ पे कोई अवरोध है ही नहीं इसके सामने, तो हवा रुकेगी ही नहीं, तो बारिश यहाँ पे कम होगी। तो अरावली तक पहुँचने में 50 सेंटीमीटर, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल के बीच का हिस्सा 25 सेंटीमीटर। मैदानी जो भाग है इसको हम आर्द्र कह सकते हैं, क्योंकि अरावली के टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाएं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश कर देती है, तो हम इसको आर्द्र कह देते हैं। लेकिन हाड़ौती का पठार और इधर माउंट आबू, सिरोही ऐसे क्षेत्र आने के कारण, झालावाड़, ठीक है, बारां ऐसे क्षेत्र आने के कारण यहाँ पे राजस्थान के अंदर, और तो विंध्याचल श्रेणी इधर अरावली का ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है। अरावली इधर से काफ़ी ऊंची है, ठीक है, 1722 मीटर की हमको चोटी मिलती है, तो अरावली का हिस्सा इधर से काफ़ी ऊंचा है, तो अति आर्द्र कह सकते हैं। यहाँ पे अरावली में उपाद्र, उपोष्ण, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। 50 सेंटीमीटर तक वर्षा, 50 से 90, 80 सेंटीमीटर मान लो, 80 से 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, इस तरह की बारिशें राजस्थान में होती है। ये तो समझने वाली बात थी, थ्योरी की बात थी। जब आंकड़ों को लेकर हम बात करेंगे तो काफ़ी गहराई से हम बात करेंगे। आज की हमारी क्लास कैसी लगी राजस्थान के भूभाग को समझने के लिए? आज पता चल गया होगा कि किस प्रकार की हमारी क्लासें आने वाली है। काफ़ी मेहनत की हमारी टीम ने, तो पूरी क्लास को जरूर देख के जाइएगा। जो भी आप क्लास देखो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।